देख रहे हैं महाभारत, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज महाभारत में बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बागी भी मैदान में, दागी भी मैदान में। ऐसा लगता है कि दागी और बागी ही सियासत का आधार बन गए हैं। चाहे जो हो जाए, सियासत दागियों से दूरी नहीं बना पा रही है। दूसरी तरफ बहार बागियों की भी है। बागियों के स्वागत में सियासी दल हमेशा खड़े रहते हैं। चुनावी माहौल में आवाजाही आम है और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे और अब यूपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने गए। आरपीएन सिंह का स्टार प्रचारक कांग्रेस के बनाए गए थे, लेकिन अब प्रचार बीजेपी का करेंगे। आरपीएन सिंह पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है। आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने के राजा साहब कहे जाते हैं। वो कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक भी रहे हैं। ये वही सीट है जिस पर बीजेपी से सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं। ऐसे में संभव है और कहा भी जा रहा है कि आरपीएन सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य का रास्ता रोके नजर आएंगे। यानी बागी की काट भी बागी के जरिए ही निकाली गई है। अब एक तरफ बागी मैदान में है तो दूसरी तरफ दागी भी। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की जिसमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें लेकर बीजेपी बरस पड़ी और लिस्ट नहीं, अपराधी वही का आरोप लगा दिया। दरअसल इनमें कई उम्मीदवारों पर संगीन धाराएं थीं। यहां तक कि जेल में बंद लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसे में अब बागी भी मैदान में है और दागी भी मैदान में है। सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी यही है। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि धमकियों की आंधी, माननीय बनेंगे अपराधी। यूपी में अपराधियों के चुनाव मैदान में आने के बाद धमकाने का भी दौर शुरू हो गया है। पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो आपको दिखाती हूं। ये वीडियो आपने देखा होगा, ये सुनिए जरा इसे पहले और उसके बाद। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो मैं 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। समझ गए? तो भाषा आपने सुनी और धमकाने का अंदाज भी देखा। ये उन्हीं नाहिद हसन का समर्थक है जिन्हें समाजवादी पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है। वो नाहिद हसन जो गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं, लेकिन उनके समर्थक उनके ही अंदाज में उन्हें जिताने का ठेका ले चुके हैं। फिर चाहे धमकाना पड़े या जनसंख्या का जोर दिखाना पड़े। इस वीडियो में आरोपी युवक कह रहे हैं कि वहां नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं, वहां जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे, यहां हम प्रसन्न के साथ हरकत करेंगे। जहां तुम हो 24,000, वहां हमें 90,000। इलाज कर देंगे, भूसा भर देंगे। ये भाषा का इस्तेमाल है, समझ गए? दरअसल शामली की कैराना विधानसभा से सपा के नाहिद हसन उम्मीदवार हैं, जबकि शामली सीट से आरएलडी के प्रसन्न चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। सपा आरएलडी जाट मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश में है, लेकिन जब लगा कि आपराधिक छवि की वजह से नाहिद हसन से जाट वोट छिटक सकते हैं तो धमकी देना शुरू हो गया। जहां तक के आबादी की धमकी भी दे डाली कि हम इतने हैं, क्या क्या कर देंगे। असल में ये वही क्षेत्र है जो पलायन के लिए भी सुर्खियों में आया। इसके पीछे धमकी और अपराध ही शामिल था। अब वोटिंग से पहले ही डराने, धमकाने और हिंसा फैलाने की चेतावनी दी जा रही है। उम्मीदवार तो जेल में है, लेकिन समर्थक धमकी के दम पर चुनाव जिताने की कोशिश में जुट गए हैं। दूसरी तरफ यह स्थिति सपा आरएलडी गठबंधन के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। एक तरफ अपराधी को टिकट, दूसरी तरफ समर्थकों की एक दूसरे को हराने की धमकी। सवाल उठता है कि धमकियों के दम पर अपराधी किस्म के लोग क्या माननीय बनेंगे, चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे। आज महाभारत में मैं बोल रही हूं कि अपराधियों की बहार हर दल में है दागदार। अब जब दागियों की चल निकली है तो स्थिति सबकी एक जैसी है। सबको अपनी अचकन सफेद नजर आ रही है, लेकिन दूसरे के दामन का दाग गिने जा रहे हैं। हर दल में कई उम्मीदवारों पर अपराधों की लंबी फहरिस्त है। सपा ने तो दो जेल में बंद नेताओं को टिकट थमा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी की स्थिति भी कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सियासी दलों को अपने उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने का आदेश दिया हुआ है। साथ ही यह भी बताना है कि आखिर टिकट देने की क्या मजबूरी थी, जिसके बाद बीजेपी और सपा ने अपनी वेबसाइट्स पर उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। अब साथ ही टिकट देने का पैमाना भी बताया है। सपा ने गंभीर आपराधिक छवि वाले लोगों को भी टिकट दिया हुआ है।
उधर बीजेपी की लिस्ट में दर्जनों नाम हैं, जिनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। इधर मायावती सपा और बसपा पर आरोप लगा रही हैं, जबकि अपनी पार्टी को पाक साफ बता रही हैं। मायावती भी कूद गई हैं इस पूरे खेल में। वो कह रही हैं कि बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने के लिए ही आगे आ रही हैं। प्रदेश को गरीब और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को त्रस्त करने की दोषी हैं ये पार्टियां, लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। तो सोचिए कि हर घर में दागी है, लेकिन सवाल दूसरे पर है, दूसरी पार्टी पर है। और आज महाभारत में मैं कह रही हूं, ये कैसी मजबूरी कि दागी बागी जरूरी। अब जब सियासी दल दागियों और बागियों को टिकट दे रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर मजबूरी क्या है। इनमें एक दिलचस्प बात भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सियासी दलों से कुछ ऐसा ही पूछा कि कारण बताएं क्यों दागियों को टिकट दे रहे हैं। जो कारण सियासी दलों ने बताए वो भी सुन लीजिए। ज्यादातर एफिडेविट्स में सियासी दलों ने अपनी वेबसाइट पर जो लगाए हैं, उनमें लिखा है कि अच्छे कामों की वजह से इन पर झूठे केस लादे गए हैं। राजनीतिक दल दुहाई दे रहे हैं कि ये उम्मीदवार दागी है ही नहीं, इन पर तो दाग लगा दिया गया। साथ ही कह रहे हैं कि दागी भले हैं लेकिन लोकप्रिय बहुत हैं। कारण में लिखा गया है इन्हें टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि ये समाज सेवी हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दूसरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं। अब बात बागियों की करते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। जब तक विरोधी दल में है, उसके लिए शब्द संबोधन सब अलग है, और दल बदलते ही अलंकारों का प्रयोग जिस तरह से होने लगता है, हाल यह है कि अधिकतर मौके पर पार्टी सिर्फ सदस्यता की पर्ची नहीं थमाती है, बल्कि टिकट भी थमा दे रही है। चाहे दूसरे दल में होते हुए जो नकारा नजर आते हैं, अपने पास आते ही कैसे अनमोल रतन हो जाते हैं। उम्मीद होती है कि ये कुछ सीटें तो जिता ही देंगे। यानी ये सियासी मजबूरी है। दागी और बागी जरूरी है। दागी है तो समर्थक अब धमकी भी ना दें क्या? एक और धमकी आपको सुनवा भी देती हूं, लेकिन इस धमकी को सुनिए और उसके बाद देखिए। आपको सुनवाती हूं कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्लॉक में नाई दर्शन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं। अगर वहाँ उन ब्लॉक में जाट नाई दर्शन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहाँ पर्सन के साथ हरकत कर देंगे। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे, समझ गए? अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना, तो हम मियाँ टीने लगाना, यहाँ गड़बड़ी करना है। वहाँ तो में है 24,000, यहाँ आए हम 90,000। इलाज बांध देंगे, घुस भर देंगे। समाजवादी पार्टी के पास जो चेहरे हैं वो अपराधियों के ही चेहरे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया। आरोप लग रहा था, उसने साबित कर दिया कि दंगाबाद अपराध के समर्थक हैं। यह एक संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को। यदि समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलता है, उत्तर प्रदेश एक जंगल राज्य में तब्दील हो जाएगा। हिस्ट्री शीटर के जरिए हिस्ट्री आप बना सकते हैं अपनी, लेकिन आप जनादेश हासिल नहीं कर सकते। अपराधी अब अराजकता उत्तर प्रदेश में नहीं फैला सकते, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और मेरे साथ आज जो मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज सिंह काका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैयद असीम वकार, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एवएच खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं मनोज जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कल से, और उनमें सबसे बड़ा यही है कि लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। मनोज जी। देखिए, आपका जवाब कुछ इसी तरह से है कि जो चेहरे पे जाहिर है वो छुपाएं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। उन लोगों को सबसे, जो इस देश का जो सबसे बड़ा अपराधी और गुंडा है, जिसने जनरल डायर से भी विभत्स कार्य किया, इस देश में स्वतंत्र भारत में किसानों के ऊपर कभी बर्बरतापूर्वक गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, वो गाड़ी चढ़ाने वाला गुंडा भारतीय जनता पार्टी का है।
स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान को 1 साल तक अपने हक के लिए इस देश की सड़क पे बैठना पड़े। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। उन 700 किसानों जिन्होंने किसान के एमएसपी के सवाल पर, उनके खेती के सवाल पर जान दे दिया, वो सब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के देन है। और इस हाथरस में क्या हुआ, किस पार्टी के गुंडे थे जो उस बेटी के साथ बर्बरता की और रात में 2 बजे जला दी गई। अब सवाल यह है कि रिपब्लिक भारत ये जब सवाल खड़ा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता आए हैं जो अपने वादों को कर्मों में तब्दील करते हैं, उसको बाद में जुमला नहीं बताते हैं। अखिलेश यादव जी जो पूर्व के सरकार में एक्सप्रेसवे दिए हैं, 20 लाख लैपटॉप दिए हैं, अब उनका जो संकल्प है अब 18,000 रुपया प्रति वर्ष गरीब माताओं बहनों का देने का है, 300 यूनिट बिजली देने का है, 22 लाख रोजगार सिर्फ एक सेक्टर आईटी सेक्टर में देने का है। तो अब जो समावेशी विचारधारा, और वो इस पर भी बात कर रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कई वर्षों से उनके हक नहीं मिले हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो गोंडसे के पूजक हैं, जो पूज्य गांधी के देश में गोंडसे की पूजा करते हैं, वो चाहते हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हाशिए पे रहें। उनके भी हक को सुनिश्चित करने का काम ऐलान किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कि जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से सुनिश्चित करेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास के पैमाने पर हर जगह फेल है, अब आप उनसे विकास पूछेंगी तो उनका विकास क्या है कि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दिए। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहे 69,000 अच्छा, मनोज जी, हो, चाहे 68,500 की हो, चाहे 12,460। मनोज जी मैं एक चीज कहूं, मैं खत्म कर रहा हूं। जी बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। मैं खत्म। और चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक मिनिस्टर कहता है 2 करोड़ नौकरी दिए, एक कहते हैं 4 लाख नौकरी दिए, एक कहते हैं कि 50 लाख नौकरी दिए। हाँ। सच बात यह है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। किसी को कुछ ना किए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से एक व्यक्ति को दिखाया गया कि इसे लेखपाल बनाया गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के तहत। उसकी जब आप जैसे पत्रकारों ने रेकी की तो नेपाल भागता हुआ नजर आया। वो कहा कि हमें तो विज्ञापन के लिए बस सेलेक्ट किया गया। मनोज जी, अब पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करूं मनोज जी, पर विज्ञापनी विकास हुआ है। मनोज जी, असीम वकार साहब भी वेट कर रहे हैं, नूपुर जी भी, खान साहब भी। मैं आपसे एक चीज कहूंगी, पहली बात तो ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है भाई, ये बीजेपी ने उठाया है कि लिस्ट वही है लेकिन चेहरे पुराने हैं, दागी हैं, ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया। दूसरी बात नहीं मनोज जी, दूसरी बात ये जनता पार्टी पर भी हो रहा है। मुझे सारी पार्टियां स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। बुलेट ट्रेन किधर है? मैं एक सेकंड मनोज जी, अब आपने मैं आपसे सर सिर्फ एक बार पढ़ के पूछ रही हूँ, उसके बाद नूपुर जी के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर, आपने जिन लोगों को लिस्ट टिकट दिए, क्या उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जिनको भी हमने टिकट दिया है, आपको एडीआर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। हाँ। देश के 84% आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में है। ठीक है। और हमारे जो लोग सर वो सवाल लेकर तो मैं नूपुर जी के पास जाऊंगी। मनोज जी मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनोज जी, मैं वो सवाल लेकर नूपुर जी के पास जाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिन पर हत्या के मुकदमे हैं? उत्तर प्रदेश की हत्या के मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है? सिर्फ पूछ रही हूँ सर। हत्या के मुकदमे और बलात्कार के आरोपियों को सबसे ज्यादा टिकट भारतीय जनता मतलब आप कह रहे हैं वो देंगे तो हम क्यों नहीं, ये कह रहे हैं आप? सिंगर हैं आप ये कह रहे हैं कि वो देंगे तो हम क्यों नहीं दे सकते, मतलब ये समझ लो। नहीं, हम समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध और अपराधी को ठीक है। मैं नूपुर जी जो बात मनोज जी ने कही कि उनके तो सारे दाग आपको दिखते हैं लेकिन अपनी शेरवानी बिल्कुल साफ नजर आती है। आपके दाग हैं तो वो दाग अच्छे हैं नूपुर जी, उनके दाग हैं तो बहुत नजर आते हैं आपको। नूपुर जी। सुचरिता जी नमस्कार, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। इनको खुद को अपनी पार्टी के आंकड़े नहीं पता, ये किसके आंकड़े गिनवा रहे हैं यहाँ बैठ के? कह रहे हैं 20 लाख लैपटॉप। जहां तक मुझे याद है इनकी पार्टी ने 15 लाख लैपटॉप का वायदा दिया था, 20 लाख कैसे बढ़ा दिए?
आपको नहीं पता, मैं नुपुर जानता हूँ, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना। अच्छा, अब आप इतनी देर से मनोज जी अब ये गलत है ना। देखिए, मैं चाहती हूँ जब नुपुर जी बोले तो वो बोले, जब असीम वकार साहब बोले तो वो बोले, डॉक्टर खान बोले, एक एक करके बोलिए ना सर। देखिए, मैंने आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिया, अब नुपुर जी की बारी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करिएगा, फिर असीम वकार साहब भी नाराज हो जाएंगे, डॉक्टर खान भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। एक मिनट, नुपुर जी बोलिए। बांट रहे थे क्योंकि इनके खुद के आंकड़े क्या बताते हैं। इन्होंने तो 20 लाख कर दिए, 5 मिनट की डिबेट में 5 लाख फर्जी लैपटॉप ले आए। देखिए इनका इतिहास क्या बताता है। इनकी पार्टी कहती है 15 लाख लैपटॉप देंगे, आंकड़े कहते हैं 6 लाख लैपटॉप मिले। उनमें से कितने चले, उसी दिन सब बिल्कुल सच्चाई बाहर आ गई, जिसमें अखिलेश जी ने कहा अरे डिजिटल कैंपेन हो गया, इससे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो 6 लाख लैपटॉप जो आदमी बांटे वो चलते ही नहीं, वरना डिजिटल कैंपेन के ऊपर शिकायत करते नजर नहीं आते अखिलेश यादव। अब देखिए आगे कुछ बात सुनिए, महिलाओं की बात करी। पारस किसका नेता है जी? गायत्री प्रजापति किसका नेता है जी? पारस तो आपका नगीने का ही विधायक था ना, गैंग रेप के अंदर लिप्त पाया गया था। गायत्री प्रजापति को बचाने, सेंगर को तो पार्टी ने बाहर निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। गायत्री प्रजापति को बचाने आप तो सर्वोच्च न्यायालय तक चले गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको फटकार लगा के कही थी होगा तुम्हारा बड़ा मंत्री कबीना का, जाके इसके ऊपर केस करो, और आज वो कन्विक्टेड है कोर्ट से। ये आपके, और एक वर्मा नाम का भी आपका एक नेता है, वो भी गैंग रेप में आरोपी, वो भी कन्विक्टेड पाया गया है। इनकी लिस्ट एंडलेस है जी। अभी हाल ही के अखबार में आया है, बसपा और सपा दोनों के नेता एक करीबन 4 साल पुराने गैंग रेप पे केस के अंदर उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है हाल ही के अंदर। तो मुझे ना गिनवाएं। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं, पहले दूसरे चरण की जब लिस्ट आई थी, अभी तो मैं गिनूंगी बैठ के, मैं इनकी लिस्ट लेके बैठती हूँ किसके ऊपर क्या क्या केस हुए हैं। आपको सुचरिता जी जान के हैरानी होगी, 36 टिकट बांटे थे इन्होंने पहले दूसरे चरण के, सपा और आरएलडी ने। आपको पता है 36 में से 27 प्रत्याशी सपा समाजवादी पार्टी के, इनके ऊपर बलात्कार, मर्डर, गैंगस्टर एक्ट जैसे तहत बहुत ही संगीन आरोप लगे थे। जनरल डायर की याद कर रहे हैं, जरा मेरे को जवाब देने दीजिए। बहुत जनरल डायर की याद कर रहे हैं। इनको जनरल डायर की तब याद नहीं आई जब इन्होंने किशनपुर और मुरादनगर के अंदर अपने ही कार्यकाल के अंदर फालतू के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर डंडे बरसा दिए। तब इनको याद नहीं आएगा कि खुद भी जनरल डायर है। मुरादनगर 2014 किसकी सरकार थी? मुख्यमंत्री था अखिलेश यादव। किशनपुर 2016, पता है क्यों सुचरिता जी? क्योंकि किसान एसबीआई बैंक के सामने खड़े थे पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो नवंबर 2016 में किशनपुर में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने डंडे बरसा दिए थे। अच्छा, आप सुनिए अब नुपुर जी और मनोज जी, आप लोग दोनों, मैं चाह रही हूँ कि भाई आपके अपने अपने समर्थक हैं, जरा वो आपकी बात सुन पाए, इसलिए आप एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे तो बेहतर सुन पाएंगे। मैं असीम वकार साहब के पास जा रही हूँ। असीम वकार साहब, एक मिनट। नुपुर जी मैं आऊंगी, बोल रहा है उनको बोलिए। हाँ नुपुर जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। असीम वकार साहब को लीजिए जरा चुनाव में। बिल्कुल, मैं असीम वकार साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आजम खान साहब के लिए तो बहुत वकालत की आपने, आपके नेता ने, ओवैसी साहब ने, अब उन्हें टिकट दे दिया है, तो मैं उम्मीद करूं कि भाई टिकट है, जेल में भले ही हो लेकिन टिकट दिया है तो आप लोग खुश होंगे, क्योंकि दाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म और जाति की राजनीति जरूरी है। नहीं, मैंने अभी एक बयान जारी किया है अब्दुल्ला आजम साहब के बयान के खिलाफ। ये सच्चाई है कि आपने भी कहा कि आजम साहब जेल में हैं और उनकी जितनी आवाज़ उनके लिए एमआईएम की तरफ से असद ओवैसी साहब ने उठाई है, किसी ने नहीं उठाई, उनकी खुद की पार्टी ने नहीं उठाई, ये भी सच है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अब्दुल्ला आजम साहब, अब पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, चलाया नहीं चलाया, लेकिन वो एक अहम बयान है मेरा, वो जिम्मेदारी से दिया गया बयान है कि अब्दुल्ला आजम साहब, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ नए नए बयान जारी कर रहे हैं। अब वो ओवैसी साहब को और एमआईएम को तो सबक दे रहे हैं कि मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, मुसलमानों के फ़ायदे की बात वो कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला आजम साहब से मैंने सवाल पूछा है कि ओवैसी साहब को तो आप सबक दे रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा मुसलमानों का, लेकिन ये सुनील सिंह जिसने मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार की बात की थी, उसको लेने से, और ये मुखिया गुजर जो 6 दिसंबर को जो आदमी शौर्य दिवस और भगवा दिवस मनाता है, उसको पार्टी का टिकट देने से आप कौन से मुसलमानों का फायदा करा रहे हैं और कौन सा सम्मान करा रहे हैं, इसका सवाल आपने क्यों नहीं पूछा पार्टी से?
मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूं। आप अगर हम पे हमला करेंगे, आप अगर हम पे सवालात खड़े करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है उन सवालातों को लेकर पूरी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछूंगा और जवाब भी दूंगा आपको। तो आपको आपने किस असीम वकार साहब कि हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे सवाल मैंने आजम खान को लेकर पूछा था और मनोज जी यहाँ हैं, वो जवाब देंगे आपके सवाल का। लेकिन मुझे ये बताइए, आजम खान साहब को टिकट दिया तो आप तो खुश होंगे ना? आप तो वकालत कर रहे थे उनकी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए पार्टी ने छोड़ा नहीं है उन्हें, आप कह रहे थे छोड़ दिया पार्टी ने, देखिए उनको तो टिकट भी दे दिया है। नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा अपना एक जहन है, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मेरी एक सोच है। मैं मुसलमानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वंचितों, दलितों, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं दबे कुचलों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन मैं बैठे हमारे छोटे भाई हैं मनोज सिंह, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि जो आदमी हमको कह रहा है कि चुनाव मत लड़िए, नुकसान हो जाएगा, तो ये कौन से फायदे, क्यों आप कौन सा फायदा दिखा रहे हैं? आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप हमसे पूछ रहे हैं। आप एक बार माइक पकड़िए और माइक पकड़ के अखिलेश जी से पूछिए सवाल कि मुखिया गुजर को टिकट देने से मुसलमानों का क्या फायदा? आपके बराबर की सीट है हसनपुर से, आपको नहीं अच्छा, मैं हालांकि इसे सांप्रदायिक रंग देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं धर्म और जाति में पूछती नहीं हूँ। आसिम साहब, मैं धर्म और जाति में पूछती नहीं हूँ, लेकिन आपकी सोच के हिसाब से ही मैं इसे अगर पलट दूं, जो जिस सोच से आप पूछ रहे हैं, एमएच खान साहब भी यहाँ पर हैं, वो भी बताएंगे। एमएच खान साहब भी बहुत सम्मानित नेता है। मैं एक बार आप ही की सोच के हिसाब से इसे पलट दूं, आप ये कहना चाहते हैं आजम खान को टिकट दिया क्योंकि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए टिकट दिया, तो इसलिए आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे भले ही वो जेल में? क्या ये सही है आसिम वकार साहब? मैं सही आंक रही हूँ इसे? अरे मैडम सुनिए, मुझे एक लाइन तो बोलने दीजिए, एक बोलने तो दीजिए। बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए, MIM हो या मैं हूं या असद साहब हो, किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहुत से हिंदुओं को टिकट दिया है, हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, बिल्कुल दीजिए। कांग्रेस ने दिया है, सपा ने दिया है, बीजेपी दे रही है, हमारी पार्टी ने भी टिकट दिया हिंदुओं को। 33 हमने लिस्ट जारी की है, 33 कैंडिडेट की, 5 हिंदुओं को टिकट दिया है। लेकिन सवाल हिंदुओं पे नहीं है, तो सवाल उन लोगों पर है हिंदुओं में नहीं, जो सवाल मेरा भी ये नहीं है, मेरा भी सवाल ये नहीं है आसिम साहब, आप गलत समझ रहे हैं। शौर्य दिवस मना रहा है, उसको भी टिकट देंगे आप? आसिम साहब आप गलत। अब देखिए, मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। की औरतों को आप जवाब कुछ और दे रहे हैं, बात करता है। मैं एक बार डॉक्टर खान से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर खान और मनोज जी, नुपुर जी जरा सुनिएगा प्लीज। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस पर आप रिएक्ट करें कि भाई अगर हम जाति धर्म में बंटकर चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं, तो फिर हम इस बात को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं कि उनके ऊपर क्या मामले हैं। डॉक्टर खान, अब यहां पर असीम वकार साहब बैठे, एक शब्द आजम खान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या इस वजह से? डॉक्टर खान नहीं, देखिए हमारी पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और बहन कुमारी मायावती जी ने जब 2022 का इलेक्शन का आगाज हुआ, उसके पहले ही बहन जी ने कह दिया था, जो भी कोऑर्डिनेटर्स थे, जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, जो भी जिम्मेदार नेता थे, उनसे कह दिया था और गाइडलाइन दिया था कि विधानसभा के चुनाव में जो भी कैंडिडेट आप लोग चुने, उनके करेक्टर को देख लें, 307 का मुलजिम ना हो, रेपिस्ट ना हो, चीना डकैती का मुलजिम ना हो, चरित्र साफ हो और जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हो। हमारी लिस्टें आ चुकी है, आप देख सकते हैं, कोई आदमी अपराधी की छवि का नहीं है। सारे दलों में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में अपराधी छवि के लोग हैं। आज की लिस्ट उठा के देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल पाक साफ दिखाई दे रही है। और इसीलिए कहते हैं कि जब पाक साफ लोग रहेंगे तो गुंडागर्दी नहीं होगी। मैंने कहा आपसे कि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में मिसाल है कि गोरखपुर के एक सांसद, अपने पार्टी के सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सांसद जमीनों पर कब्जा कर रहे थे और डीएम एसपी रोक नहीं पा रहे थे। तो जब बहन जी को खबर लगी तो बहन जी ने उनको लखनऊ बुलाया मिलने के लिए, कहा मिलने आ जाओ। मनोज जी हंस रहे हैं आपकी इस बात को सुनकर। मनोज जी हंस रहे हैं, मैं पूछूंगी उनसे क्यों हंस रहे हैं वो। एक मिनट मनोज जी, आप क्यों हंस रहे हैं डॉक्टर खान की बात सुनकर? सुनिए ठीक है, बात कंप्लीट कर लीजिए डॉक्टर खान, बात कंप्लीट करिए, फिर मनोज जी। हाँ, एक मिनट, बात कंप्लीट करिए, ठीक है। हाँ, एसएसपी लखनऊ को बुला के कहा कि ये आपका जो मुलजिम आजमगढ़ में पकड़ नहीं पा रहे थे,
ये हमारे घर में बैठा है, ले जाइए इसको। तो शासन इसको कहते हैं, प्रशासन इसको कहते हैं। शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है? मनोज जी वो बोल रहे हैं कि ये बहन जी की सरकार से आपको सीखना चाहिए था, आपने वो नहीं सीखा है। आपने जो टिकट दिए वो हिस्ट्री शीटर्स को दे दिए, आपने दागियों को टिकट दे दिए, और इसीलिए मायावती आज खुलकर इस पर बोल भी रही हैं कि आप लोग सिर्फ गणित देख रहे हैं अपना, हिस्ट्री शीटर अपराध आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। देखिए, ये हमारे आंकड़े नहीं है। मैंने कहा आपसे कि आपको एडीआर की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसमें सबसे कम आपराधिक पृष्ठभूमि के, बल्कि ना के बराबर अगर कहीं नेता हैं, और जिनको हम लोगों ने बहुत सारे जो टिकट दिए हैं गरीब घर से निकले हुए नौजवानों को भी दिए हैं। और हमारा जो आधार है राजनीति करने का समाजवादी पार्टी का, वो डॉक्टर लोहिया के उस सपने पे आधारित है कि जो राजनीति है वो अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। तो हम राजनीति और जो धर्म है वो धर्म बहुत व्यक्तिगत मामला होता है। और आपको भी पता है, आप अच्छी पत्रकार हैं, कि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की सीख दिखाता है। सभी लोगों को जब रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो हमने बताई है ना, उनके घरों में बिजली आ जाएगी, जब वो रोजगार से समृद्ध हो जाएंगे तो सब लोग अपने अपने धर्मों का एक बार दिखा देती हूं। समाजवादी पार्टी तो एक समता आधारित समावेशी ये साबित करे कि नहीं दिया है। नाहिद हसन अभी जेल में गए इनके। भाई मनोज जी देखिए, कुछ सख्त सवाल तो हैं, और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अंकित आपने दिखाए नहीं हैं। मैं एक बार ये पूछूंगी कि क्या अमरपाल शर्मा, रफीक अंसारी, ये सब वो लोग हैं, क्या इन पर सीरियस मुकदमे दर्ज नहीं है? क्या इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे दर्ज नहीं है? मैं आपसे पूछ रही हूं मनोज जी, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशंस हैं, और ये एलिगेशन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है। इन्होंने पूरी अपनी एक लिस्ट वेबसाइट पर जारी की है, नुपुर जी, जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, क्योंकि इनकी छवि बहुत अच्छी है लोगों के बीच, तो इनके अपराध हम भूल जाएं, हम ना याद रखें कि भाई इन पर कोई आपराधिक केसेस है। नुपुर जी, चलिए, इन्होंने अभी धर्म और जाति की बात करी थी, इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ, बोलिए। दलितों और शोषितों की इतनी चिंता हो रही है, भाई साहब उसका जवाब दे दीजिएगा। इतनी चिंता थी दलितों, देखिए मेरे ऊपर बोलेंगे दूसरे पे ऐसे। ठीक है नुपुर जी, मैं इनके ऊपर बिल्कुल नहीं बोली। एक करके ना, देखिए सर क्यों बौखला रहे हैं, इतना क्या हो गया है? डर गए क्या? एक महिला से डर गए? सिर्फ बलात्कार करने के लिए होती है महिला? क्यों? बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। बुलंदशहर के रेप के बाद पत्रकार, महिला पत्रकार सुचरिता जी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री से क्या पूछा था, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना बलात्कार, तुम क्यों इतनी चिंतित हो? और यहाँ इनका प्रवक्ता, एक महिला प्रवक्ता से ऐसा घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है कि बोलने नहीं देगा। अपने समय पे बोलो ना भाई साहब। अब मैं बताती हूँ, ना मेरी मानो ना किसी और की मानो, तुम तौकीर रजा की मान लो। तौकीर रजा ने क्या बोला समाजवादी पार्टी के लिए कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बकायदा 176 176 रायट दंगे हुए थे 5 साल के कार्यकाल में। पौने 200 दंगे करवाए थे। कैसे मुस्कुरा रहे हैं? इनके पास तो दंगाई है नहीं। कार सेवकों के ऊपर, निर्दोष साधु संतों के ऊपर किसने गोली चलवाई थी? नेताजी ने। कौन है नेताजी? अखिलेश जी के पिताजी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये और कहा था, ये और दंगों का मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर राइट याद हो गया आपको? सुचरिता जी, मुजफ्फरनगर दंगों में एक धर्म का पक्ष लेने वाला केवल अखिलेश यादव था। क्या ये भूल सकते हैं? अरे सुनिए भाई साहब, अच्छा अब देखिए, इस तरह से मैं आप दोनों की बात नहीं समझ पा रही हूँ। और सोचिए प्लीज मनोज जी, नुपुर जी, अगर मैं नहीं समझ पा रही तो बाकी जनता क्या समझेगी? असीम वकार साहब, आपको समझ आ रही दोनों के बीच की बात? आप तो मैम आप सुन पा रहे होंगे। ऐसे नहीं समझ आएगा सर, ऐसे नहीं समझ आएगा। मैं एक मिनट में एक बार दिखाती हूँ। आजम खान साहब एक बार दिखाइए जरा। अंकित, मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, क्योंकि आजम खान एक बड़े प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। आजम खान को रामपुर से टिकट भी दिया गया है। आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है, वो जेल में बंद है, जेल में है इस वक्त आजम खान। और उन्होंने एक अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उन पर 104 मुकदमे चल रहे हैं। अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि वो बाहर आ जाए और वहां से वो चुनाव प्रचार कर सके। अब आजम खान का चेहरा जरूरी है क्या समाजवादी पार्टी के लिए? सवाल ये है। और इसीलिए क्योंकि आजम खान, जब से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जब कद्दावर नेताओं की बात होती है तो उसमें आजम खान का नाम आता है। उन पर जमीन कब्जाने के आरोप है, उन पर इस तरह के गंभीर आरोप नहीं जिनका जिक्र मैंने मनोज जी किया, लेकिन जमीन और अवैध कब्जों के आरोप है और 104 मामले हैं। उनके बेटा अब्दुल्ला आजम को भी आप लोगों ने टिकट दिया है। अब्दुल्ला आजम की मैं अगर बात करूं तो स्वार से उन्हें टिकट दिया गया है।
अब आजम खां के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, 2017 में वो स्वार से जीते थे, लेकिन उसके बाद फर्जी जनतिथि विवाद की वजह से विधायकी उनकी चली गई थी। 43 मुकदमे उन पे चल रहे हैं। वो 23 महीने सीतापुर जेल में भी रहे, हाल ही में जमानत पर बाहर आए। ये अब्दुल्ला आजम की मैं बात कर रही हूं। लेकिन इन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में नाहिद हसन है, और नाहिद के ऊपर जो आरोप है वो भी मैं बताऊं कि कैराना से उन्हें टिकट दे दिया गया। ये कहा जा रहा था कि जब जेल में गए तो उसके बाद शायद टिकट नहीं देंगे। 17 आपराधिक मामले उन पर दर्ज है और उसमें हत्या की कोशिश का आरोप है। मैं इसीलिए कह रही हूं ये गंभीर आरोप है, हत्या की कोशिश, जानलेवा हमले के आरोप है उन पर। इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया, धोखाधड़ी का आरोप है। मैं एक बार ये पूछना चाहती हूं, मैं एक बार असीम वकार साहब आपके पास आ रही हूं। मनोज जी, असीम वकार साहब, नुपुर जी, डॉक्टर खान, मुझे असीम वकार साहब ये बताइए, आपकी तो पुरानी पार्टी है आसिम वकार साहब, आपके तो घर जैसे संबंध रहे हैं। अब ये बताइए, आजम खां के साथ आपके भी अच्छे रिश्ते रहे होंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल मुझे पूछना है, क्या आजम खां या फिर कोई भी ऐसा नेता जिस पर पार्टी इस तरह से निर्भर है, उसे टिकट देना मजबूरी है क्या? मुझे पहले बताइए, समर्थन कर रहे हैं टिकट दिया आजम खान को? देखिए, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है आवाज में। उसको ठीक कराते हैं। अगर ये ठीक करा सकते हो तो करा दीजिए। जितना मुझे सुनने में आया है मैं उस हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए, मैंने बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं उन मुसलमानों की जिनको इग्नोर कर दिया गया, उन दलितों की, वंचितों की, बैकवर्ड्स की जिनको इग्नोर कर दिया गया। मैं आपके चैनल पर बैठ के बात कर रहा हूँ कि 2.4% लेकर राजभर चले गए, हाँ। राजभर की बात कर रहे हैं। निषाद बीजेपी में चले गए, वो निषादों की बात कर रहे हैं। पटेल समाजवादी में गए, वो पटेलों की बात कर रहे हैं। आधा पटेल को लेकर चले गए बीजेपी में। क्या इनके अलावा और जातियां नहीं हैं? उनकी बात कौन करेगा? जिनकी नुमाइंदगी नहीं है उनकी बात कौन करेगा? हम उन सब की बात कर रहे हैं। इन्हीं ने किसको टिकट दिया, किसको नहीं दिया। मैंने अपना एक बहुत साफ वर्जन ऑफ व्यू दिया है आपको। मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब अभी तक आपने नहीं लिया। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपके चैनल पे गुजारिश करूंगा। नहीं मैडम सुनिए, मैं एक गुजारिश कर रहा हूं आपसे, देखिए दिल में तकलीफ है मेरे, दिल में तकलीफ है। आप गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के सम्मान की लड़ाई, और जो दो नाम मैंने लिया, ये मुसलमानों को सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे आप या अपमान की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे जमीर गवारा करेगा अब्दुल्ला आजम साहब आपका? आप हमसे तो कह रहे हैं कि हम चुनाव ना लड़ें। कैसे जमीर गवारा करेगा? कल को अगर जीतते हैं तो उसी विधानसभा में आप भी बैठेंगे, उसी में वो भी बैठेगा। ये जवाब है, ये सवाल है, कौम का सवाल है, आपको जवाब देना होगा। मनोज काका के पास जवाब नहीं होगा। मनोज हमारा छोटा भाई है, नहीं दे सकते जवाब। मैं जाति लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, पूरी कौम की लड़ाई है। जितने लोगों का अपमान किया जा रहा है हम उन सब के साथ खड़े हैं। पूछिए, जब मनोज काका से पूछिए, आपको हक है चुनाव लड़ने का, हमें हक नहीं है। अगर हम लड़ते हैं तो नुकसान होगा और मुखिया गुजर से बहुत सम्मान होगा। क्या सम्मान देना चाहते हैं मुसलमानों को? साहब मैं समझ नहीं आ रहा है कि जो आदमी शौर्य दिवस मना रहा है 6 दिसंबर के दिन, आप मुसलमानों से कह रहे हैं उसको वोट दो। 70% मुसलमान से आप कह रहे हैं वोट दो उसको, और अब्दुल्ला आजम साहब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं एक बार मनोज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद विशाल जी आपके जरिए। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी देखिए, सीधी सी बात है, जो वीडियो आया है, पहले तो ये बताइए, जो वीडियो आया है जिसमें नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए, बता देंगे अगर आप समर्थन नहीं करते हैं, वहां पर किस तरह की लड़ाई चल रही है अलग ही लेवल पर, वो भी दिख रही है। और सवाल जो असीम वकार साहब पूछ रहे हैं, ये गंभीर मामले हैं सर। मनोज जी बहुत आपके सवाल मैंने आपके भी सुना और वसीम भाई के भी सुना। समाजवादी पार्टी जो संवैधानिक पार्टी है, हम चुनाव में गए हैं और हम वोट इस आधार पे मांग रहे हैं। लोग हमारा उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी का खदेड़ा कर रहे हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके गाजीपुर से लेके गाजियाबाद पर। हम इस आधार पे वोट मांग रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं, 18,000 रुपया माताओं बहनों को देने जा रहे हैं, गन्ना का समर्थन मूल्य और बढ़ाने जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के हर फसल का दाम एमएसपी, हर फसल की खरीद एमएसपी मूल्य पर होगी, चाहे वो फसल रबी की होगी, चाहे खरीफ की होगी, चाहे जायद की होगी।
हम जो संवैधानिक हमारा हक है धर्मनिरपेक्षता का, उसके आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन के जरूरी सवालों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक बेहतर रोजगार सृजन करके करोड़ों नौकरियां देने का समाजवादी पार्टी ने मन बनाया हुआ। तब आपने देखा होगा कि देश में एक नेता गाजीपुर से जब लखनऊ 440 किलोमीटर आता है तो एक दिन से दूसरे दिन के सुबह तक लोग सड़कों पर खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके अगर सपने को कोई आकार दे पाएगा, कोई खुशहाली ला पाएगा, कोई तरक्की ला पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ला पाएंगे। हम इस आधार पर राजनीति। मनोज जी मैं आपकी बात मान रही हूँ, नुपुर जी भी वही कह रही हैं योगी जी के बारे में, आप भी वही कह रहे हैं अखिलेश जी के बारे में, और डॉक्टर खान भी वही कह रहे हैं मायावती जी के बारे में। मुझे सुनिए, मुझे बस ये बताइए, आपने 70 लाख रोजगार कहाँ है? सर मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं नाहिद हसन को जिताने के लिए, वो वीडियो में आपने देखा सर, विशाल जी जो धमकियां दी जा रही है, एक मिनट मनोज जी मैं एक बार बात कर लूं। विशाल जी मुझे जरा बताइए ना, जो धमकियां दी जा रही हैं, और हत्या के मामले छोटे मामले नहीं होते हैं, इनको ये पार्टियां क्या आंखें मूंद ले इस बात को ये कहकर कि भाई देखिए ये तो ऐसे ही झूठे लगा दिए गए मुकदमे, या जिस तरह की दलीलें तमाम राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं जब अपने उम्मीदवार उतार रही हैं जिन पर मामले हैं? सुचेता जी देखिए क्या है कि जहां तक ये समाजवादी पार्टी के द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों की लिस्ट है, उनके बारे में जरा आपने गौर किया? सवाल आपने क्या पूछा लेकिन उसकी बात नहीं की गई। हम क्या क्या देंगे, हम बिजली देंगे, हम किसानों से एमएसपी पर खरीदेंगे, लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, लोगों को रोजगार देंगे। सुचेता जी से पूछिएगा कि जब इनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब आपको बिजली देने से किसी ने मना किया था? केवल 6 जिलों में ही बिजली क्यों आती थी, जिसमें से एक लखनऊ भी है? बताइए ना, केवल औरैया, मैनपुरी, इटावा ही दिखता था, तब तो आपने बिजली दिया नहीं। आज आप 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। आज तो उत्तर प्रदेश कम से कम राजस्थान की सरकार तक, राजस्थान तक को बिजली दे रहा है। आज कम से कम उत्तर प्रदेश में बिजली रहती है। हम लोगों के समय में इन्वर्टर का कंसेप्ट आया था, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं रहती थी, दिन भर नहीं देखते थे लाइट। नंबर 1। नंबर 2, आज आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीदेंगे। जब आपकी सरकार थी तब आपने कितने कुंटल की खरीदारी की थी, यही बता दीजिए। और वर्तमान सरकार ने कितने लाख मीट्रिक टन की खरीदारी की है, ये बता दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सुचेता जी ये किसानों के हित की बात करते हैं। इनसे पूछिए पश्चिम के बेल्ट में जो चीनी मिलें बंद हुई, उनको क्यों नहीं खुलवाया? रमाला चीनी मिल को क्यों नहीं भाई रिवाइव करवा दिए थे? और सुचेता जी ये धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। अभी आपने बताया कि आजम खान के ऊपर 104 मुकदमे दर्ज हैं, ये धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। क्यों भाई टिकट देना चाहते हो ऐसे ही दंगाइयों को, अपराधियों को? उत्तर प्रदेश को फिर दंगा मुक्त प्रदेश की तरफ ले जाना चाहते हो? नाहिद हसन के लिए किस प्रकार की वो बयानबाजी की जा रही है? वो मेरठ के दक्षिण विधायक की तरफ से किस प्रकार की बयानबाजी, किससे बदला लेने की बात कर रहे हैं? बताइए ना पब्लिक को। अरे साफ साफ तुष्टीकरण के नाम पर आप खेल खेल रहे हैं। कम से कम AIMIM खुल के कह तो रही है कि हम मुस्लिमों के लिए लड़ रहे हैं। आप तो पर्दे के पीछे से लड़ रहे हैं। खुलकर बोलिए ना कि हम तुष्टीकरण के लिए लड़ रहे हैं, हमें दंगाइयों को टिकट देना है, अपराधियों को टिकट देना है। और डाटा कारण क्या बताया जा रहा है? ही इज बेटर देन अदर कैंडिडेट। वाह, ठीक है। अगर बेटर यहाँ पर डॉक्टर खान अलग बात कह रहे हैं। डॉक्टर खान कह रहे हैं अगर कोई बिना दाग के पार्टी है तो वो बीएसपी है। मैं एक बार डॉक्टर खान के पास जाऊंगी, उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। योगी का ओवैसी की पार्टी पर बड़ा हमला है। योगी आदित्यनाथ ने AIMIM पर बड़ा हमला किया है। वो कह रहे हैं 15 मिनट की धमकी देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि नया उत्तर प्रदेश है और 15 मिनट की धमकी देने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं, ये भी वो कह रहे हैं, दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं, इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा उत्तर प्रदेश, ये बात कह रहे हैं वो। बड़ी खबर मैं आपको बता रही, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और सीधे सीधे चुनौती दी है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को चुनौती देते हुए उन्होंने ये बात कही है। यानी ये बिल्कुल साफ है डॉक्टर खान, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो चुनाव है ये सीधे सीधे अब किसके दाग अच्छे हैं इसी पर लड़ा जाएगा, क्योंकि दागी तो हर दल में है। सर डॉक्टर खान जी हमारे दल में कोई दागी नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ये। नहीं, हमारी लिस्ट देख लीजिए मंगवा करके,
हमारी जितने विधानसभा में लिस्ट हमारी आई है, देख लीजिए, हमारे उसमें कोई दागी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी खुलेआम धमकी दे रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, तो शासन क्या कर रहा है? उसको तुरंत पकड़ना चाहिए, माहौल खराब होने से बचाना चाहिए। लेकिन नहीं, भारतीय मैं जनता आपसे सिर्फ पार्टी एक और बात पूछूंगी डॉक्टर खान, आप क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ ये कह सकते हैं कि बीएसपी कोई भी दागी को टिकट नहीं देने वाली? दागी होंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। या बाद में आप चिट्ठी आप भी जारी कर देंगे बाकी दलों की तरह कि ये अपराधी? नहीं, बिल्कुल मामले तो है, लेकिन इनकी छवि बड़ी अच्छी है लोगों में, इसलिए दे रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी किसी दागी को टिकट नहीं देने वाली है। दूसरी बात ये कि जो मैं कह रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? योगी जी तो ओवैसी पे बोल रहे हैं, ठीक है, और आदमी बोल रहा नाहिद हसन का, तो इस पर अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों एक खेल खेलना चाहते हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है, जान चुकी है, खेल नहीं होने देगी। अच्छी बात है, अच्छी बात यही है, क्योंकि अब तो वोटर की बुद्धिमत्ता पे ही सब कुछ निर्भर है सर, वोटर ही डिसाइड करेगा। क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार उतर रहे हैं हर दल से, ऐसा लग रहा है, कितना बड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना, सबको अपने दाग, किसी को अपने दाग नजर नहीं आते हैं, लेकिन वोटर को सब नजर आता है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।